अक्टूबर नवंबर 2018 वेरिएंस 12 करवा रहा हूँ। 1 आवर का ये पेपर होगा, इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ईच करेक्ट आंसर विल स्कोर 1 मार्क, यानी ईच एमसीक्यू हैज 1 मार्क, तो 40 एमसीक्यूज गिव यू 40 मार्क्स। ओके, मैं स्टार्ट करने लगा। When heated, magnesium reacts. Hold on. Okay. When heated, magnesium reacts with oxygen in the air to form magnesium oxide, a white powder. A student investigate the change in mass that occurs during this reaction. Beta, change in mass देखना है हमें, change in mass, ठीक है। He is given a balance and the 3 set of apparatus shown, ठीक है। ये फर्स्ट सेट ऑफ apparatus है, ये सेकंड सेट ऑफ apparatus है, ये थर्ड सेट ऑफ apparatus है। तो कह रहा है which set of apparatus are suitable for this investigation। तो अगर change in mass आप देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बेटा आपको मैग्नीशियम की बर्निंग कह रहा है, बट बर्निंग के लिए हीटिंग इज मस्ट। तो यहाँ तो हीटिंग शो ही नहीं की है ना, इसलिए ये गलत हो गया। अब जरा देखिएगा, यहाँ से आप एयर को इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप हीट कर रहे हैं मैग्नीशियम को, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बेटा कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर। ठीक, सिमिलरली इस केस में भी देखें, ये क्रूसिबल है, ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को आप हीट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा इस केस में भी। तो इस केस में भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और सेकंड में भी बन रहा है। तो इन दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बन रहा है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन नहीं सकता क्योंकि आप हीटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। एंड देयरफॉर 1, 2 and 3 is the right answer. So C is the right answer for this. इसके बाद next. Four substances are heated gently. The temperature at which they start and finish melting are recorded. ठीक है, जो स्टार्ट हुआ उसी के ऊपर फिनिश हो गया, स्टार्ट हुआ फिनिश हो गया, स्टार्ट हुआ फिनिश इस पर हुआ, स्टार्ट हुआ फिनिश इस पर हुआ। तो कह रहे हैं which statement about the substances is correct। तो substance 1 is the only pure substance। नहीं, only तो नहीं है, देखो याद रखना, दो बातें याद रखना। प्योर सब्सटेंसेस melts or boil at fixed temperature। सही है। और इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये मैंने लिखवाई हुई है बातें आपको नोट्स में, melts or boil over a range of temperature। तो आप नोट करें, ये फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है तो ये प्योर है, तो सब्सटेंस 1 प्योर है, सही है। लेकिन सब्सटेंस 2 को देखें, ये भी फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब सब्सटेंस 2 भी प्योर है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है सब्सटेंस 1 इज द ओनली प्योर सब्सटेंस, ये रॉन्ग हो गया, ओनली नहीं है, सब्सटेंस 2 भी है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। सब्सटेंस 3 एंड सब्सटेंस 4 आर इम्प्योर, ठीक है जी। तो सब्सटेंस 3 एंड सब्सटेंस 4 आर इम्प्योर, दैट्स राइट, इसलिए क्योंकि ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ये मेल्ट हो रहा है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। सब्सटेंस 4 इज वाटर, नहीं, वाटर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट वो मेल्ट जो है वो
100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दे आर ऑल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉट एट ऑल, सॉलिड नहीं हो सकते ये सारे के सारे, इसमें से कुछ गैस है और कुछ लिक्विड्स भी। जैसे ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 3, a substance dissolves in water to form a colorless solution। याद रखिएगा कि ये कलरलेस सॉल्यूशन बना रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। This solution reacts with aqueous silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to give a yellow precipitate। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट्स बना रहा है, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट से आयोडाइड आयंस सिल्वर आयोडाइड बनाते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। यही पढ़ाया है, यही नोट्स में लिखा हुआ भी है। तो आयोडाइड चेक कर लीजिए कहां पर है, एक आयोडाइड ये और एक आयोडाइड ये, तो कॉम्बिनेशन ए और सी में है। सी इनकरेक्ट, क्योंकि आयरन टू आयोडाइड जो है उसका ग्रीन सोल्यूशन मिलेगा, जबकि वो क्या रहा है, कलरलेस सोल्यूशन। तो इसका मतलब सी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो कैल्शियम आयोडाइड हैज अ कलरलेस सोल्यूशन, तो यहां पर लिख लीजिए कि नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सही है बेटे? ऑलराइट। और येलो प्रेसिपिटेट हमेशा किसके होते हैं बेटा? आयोडाइड की वजह से मिलते हैं, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 4, which statement are correct? The volume of a gas at constant pressure increases as temperature increases। That's right, इसलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये भी सही है बिल्कुल। आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सही है जी। थर्ड देख लेते हैं, the pressure of the gas at constant volume decreases as the temperature increases। ये स्टेटमेंट गलत है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, सही है। स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो गया आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो है वो ठीक है। आगे चलें। Which particle contain the greatest number of electrons? यार इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी में है। इसके बाद वो कह रहा है which substance has a giant structure at room temperature? मीथेन मॉलिक्यूलर होता है, सोडियम क्लोराइड आयनिक होता है, ये कोवलेंट कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, वाटर भी गलत हो गया क्योंकि जॉइंट नहीं है। तो ब्रावो इज द राइट आंसर, क्योंकि सैंड जो है वो जॉइंट होता है, सैंड मैंने करवाया भी है। तो सैंड हैज अ जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बॉन्डिंग में करवाया भी है। 7, one atom of element X and 2 atoms of element Y react to form an ionic compound। यार देखें, one atom of element X, 2 atom of element Y combine together to get XY2, सही है। अच्छा 2 एलिमेंट कर लेते हैं, तो ये 2 एलिमेंट इस तरह से हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ Y, ये हो जाएगा XY2, ऐसा ही है ना। और आयनिक कंपाउंड कह रहा है, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन, ये भी ध्यान में रखिएगा कि एलिमेंट एक्स जो है वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब एलिमेंट एक्स क्या होगा? मेटल होगा, क्योंकि तमाम मेटल्स पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, तो इसका मतलब एलिमेंट एक्स
is positive ion. ये पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, एलिमेंट X is metal because metal forms positive ions. अब यार जो फॉर्मूला मैंने बनाया है उस फॉर्मूले में x y2 है, तो x के ऊपर चार्ज कितना है 2 प्लस y के ऊपर चार्ज कितना है -1. दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा xy2. अब जरा देखिए, अगर x के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है. ये बहुत मैटर करेगी एनालिसिस. ग्रुप 2 का एलिमेंट है, isn't it? और अगर इसके ऊपर -1 चार्ज है तो इसका मतलब ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है. ये एनालिसिस करनी थी आपको, तब जाके आप आंसर तक पहुंचते. कि आपको पता कैसे चल रहा है कि अगर x एलिमेंट है तो वो ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का है, आपको कैसे पता चलेगा? और अगर एलिमेंट y नॉन मेटल है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका चार्ज -1 है या -2 है या -3 है? दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपने एनालाइज करने थे और मैंने एनालाइज करके दिखाया आपको. ऑन द बेसिस ऑफ दैट x जो है वो ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 में कैल्शियम है, तो A और B में से कोई एक आंसर होगा. और y जो है वो ग्रुप 7 है, तो y जो है वो क्लोरीन है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? A, क्योंकि कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7. ये लिख लें यहाँ पर बात. कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 and chlorine belongs to group 7. That's what you need to analyze. और ये जो फॉर्मूला बनाया ना मैंने xy2, ये बहुत मैटर करेगा. इस फॉर्मूले से बेटा मैंने जजमेंट की कि चार्ज x पे कितना होना चाहिए और y पे कितना होना चाहिए. यहां से एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ. एलिमेंट y जो है वो आपका नॉन मेटल, तो अगर ये नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली ये एनाइन फॉर्म करेगा. ठीक है, तो जरा देखिए समरी क्या है. समरी ये है कि अगर एलिमेंट x पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वो मेटल है. तो एलिमेंट y क्या होगा? नॉन मेटल, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? यानी कंपाउंड. तो अगर ये 1 एटम है और ये 2 एटम है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? xy2. ऑन द बेसिस ऑफ दिस x के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा, y के ऊपर -1 चार्ज होगा. इसका मतलब ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसका मतलब ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, व्हिच इज व्हाई A इज द राइट आंसर. दैट्स हाउ यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स. ठीक है बेटे. An element with a high melting point forms an oxide that is gaseous at room temperature and pressure. What type of structure or bonding present in the element? देखो, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है और गैशियस है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब ये जॉइंट कोवलेंट होगा. इन दोनों बातों की वजह से जॉइंट कोवलेंट होगा. सही है, क्योंकि अगर आयनिक है तो सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, तो ये गलत हो गया. सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया. अब जो सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया. राइट आंसर इज ए. Which statement explain why aluminum is malleable? Why aluminum is malleable? ऑप्शन ए पढ़ते हैं. Aluminum has layers of cations then get slide over each other. बिल्कुल सही बात है. That's the right answer. Malleable का मतलब can convert into sheets. और शीट्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं? Because layers of iron can slide over
each other. मैंने ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिखवाया है आपको मेटल्स में। आगे चलें। The incomplete equation for the reaction between ethyne and oxygen is shown. When the equation is balanced, what is the correct value of oxygen? So भाई कार्बन 4 है तो यहाँ पर 4 प्लेस कीजिए, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 4 प्लेस कीजिए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 टाइम्स 2 6, 6 टाइम्स 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। तो भाई 10 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 5 कर दो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी, क्योंकि ऑक्सीजन 5 मोल्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a compound contains 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% oxygen by mass। तो भाई कार्बन कितना है आपके पास 40, इसको डिवाइड बाय 12 करूंगा तो बेटा मोल्स आ जाएंगे मेरे पास। हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 6.7, इसको डिवाइड कर दो आप 1 से। और ऑक्सीजन कितना है बेटा मेरे पास 53.3, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 16 से। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3.3, ये हो जाएगा आपके पास 6.7 और ये भी कितना हो जाएगा 3.3। ना 3.3 इज द लीस्ट वैल्यू, इन सबको डिवाइड कर दीजिए आप तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपके पास 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2O, ये आपका एम्पेरिकल हो गया, राइट। आगे चलते हैं। The relative molecular mass of the compound is between 55 and 65, right? What is the molecular formula of the compound? So मैं क्या करता हूँ, मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को टेकन n करके 65 ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 30n इक्वल्स टू 65। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा 2.16। 2.16 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की जगह पे 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा CH2O टेकन 2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास C2H4O2। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है मेरे पास C2H4O2। अब बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ लिखा है, ये किस ऑप्शन में लिखा है C2H4O2। तो C इज द राइट आंसर। सही है भाई। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। कॉपर टू सल्फेट है आपके पास यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। तो कॉपर आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं एंड हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। तो कॉपर डिपॉजिट होगा एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस is given off at एनोड। चलें पढ़ते हैं। ये तो इससे जजमेंट हो गई मेरी, इससे जजमेंट कर ली। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। अब पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द एनोड। नहीं जी ये तो कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। बबल्स फॉर्म ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नहीं जी नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड कैथोड। कैथोड पे कभी भी गैस रिलीज नहीं होती, बबल्स ऑफ गैस रिलीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। यस ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बिकम्स स्मॉलर। नहीं जी थिकर। कॉपर जब डिपॉजिट होता है कैथोड पे तो मास इंक्रीज होता है, तो स्मॉलर नहीं होगा बिगर होगा। तो राइट आंसर इज सी। सर वाई सी, ये भी देख लो। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे H2SO4 में, एंड दिस फेड्स द सॉल्यूशन, दिस फेड्स द सॉल्यूशन। यानी आपको जो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में केसेस पढ़ाए हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सही है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 4 processes using electrolysis are listed. The electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride, the electrolysis of dilute sulfuric acid, the extraction of aluminum from pure aluminum oxide, the purification of copper using aqueous copper sulfate. Which processes produce oxygen at one of the electrode? बेटा इस केस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, इस केस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगर आपको आपकी टिप्स के ऊपर हो तो
ब्रावो इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो नोट्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब नोट्स में देखिएगा, मैंने इसमें भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हुए दिखाई है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जब हम करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एट एनोड। तो इन दोनों केसेस के अंदर एनोड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ लिख दीजिए, इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्सीजन गैस is given off at anode। अच्छा सर, इस पे क्या होगा? बाई क्लोरीन गैस एट एनोड। और क्लोरीन जो है ना वो येलो ग्रीन कलर होती है। इसमें नो गैस इज गिवन ऑफ, तो कोई गैस ही गिवन ऑफ। ठीक है, तो 1 क्यों गलत है और 4 क्यों गलत है ये भी बता दिया आपको, और 2 और 3 क्यों करेक्ट है ये भी बता दिया आपको। इसलिए ब्रावो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which statements about endothermic reactions are correct? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह रहा है वो। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, अगर आपको याद हो। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एनर्जी इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। दैट्स राइट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग, गलत। ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो एंडो बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और फिर राइज होता है। और मैंने आपको इसका स्केच भी बना के दिया है, तो ये ठीक है और ये भी ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉल होता है, राइज नहीं होता। राइज एक्सोथर्मिक में होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। अल्फा इज द राइट आंसर। ठीक है, आई बिलीव ये याद हो सारे के सारे फैक्ट्स। ये फैक्ट है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये भी फैक्ट है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वेट करें एक मिनट, वेट करें बेटा, वेट करें, वेट करें। ये तो फैक्ट है, ये सही है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये गलत हो गया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये आपका एनर्जी चेंजेस का चैप्टर है, चेक करें जरा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में during an exothermic reaction the temperature of the reaction mixture rises until it reaches the highest temperature। तो कह रहा है when the reaction is completed the temperature of the reaction mixture falls until it reaches at room temperature। देखो rise होता है और फिर fall होता है, राइट, एक्सो के लिए। और एंडो के लिए देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए the temperature of the reaction mixture falls, the container feels cold। तो पहले fall होता है और फिर rise होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा तो गलत हो गया है। तीसरा, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स। तो जरा देखिए, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स एंड देन राइज। और फोर्थ, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस। तो
तो रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, ये देखो, when reaction is completed the temperature of the reaction mixture rises, ये सही है स्टेटमेंट है ना। रिएक्शन मिक्सचर लिखा है मैंने, राइजेस, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो रिएक्शन मिक्सचर राइजेस होता है, राइट। तो ये सही है, ये भी सही है। अच्छा, आप जरा ये भी देख लीजिए, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स, भाई रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स, सही है, इसलिए ये गलत होता है। तो 1 और 3 is the right answer and therefore sorry 1 and 4 is the right answer, so Bravo is the right answer, ठीक है। ये बहुत बहुत क्रिटिकल है और इसको जहन में रखना है आपको, रिएक्शन मिक्सचर देखना है आपने, ठीक है, ये टर्म देखनी है आपको। So 1 और 4 is the right answer. Question number 15. Question 15 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो कह रहा है a fuel is completely burnt in air, carbon dioxide, water and heat are produced, ठीक है। Which energy profile diagram is correct for the burning of fuel? Beta, burning of fuel is an exothermic process, है ना, और exothermic process में energy of product is less than that of the reactant, तो energy of product is less than that of the reactant इसमें है, energy of product is less than that of the reactant A में है, तो competition A और C में है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, C, क्योंकि इस टाइप का तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं शो कर रहा, नो एक्टिवेशन एनर्जी। is given in this energy profile diagram, सही है। तो जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्टिवेशन एनर्जी गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक को, इसलिए ये भी गलत। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक को, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 16, the equation shows the reaction for the manufacture of ammonia, ठीक है, ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग है। which change will decrease the activation energy for the reaction, भैया decrease the activation energy, हमेशा decrease in activation energy किसकी वजह से होती है, by using the catalyst, क्योंकि catalyst activation energy को decrease करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ए। ठीक है बच्चों, let me see, सारे आप
Y2 भी लिख सकते हो, 2Y भी लिख सकते हो। उसने एटम बोला इसलिए मैंने एटम की फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन 7 में। He said one atom. ये देखो, he said two atoms of element Y. तो आप इस तरह भी लिख सकते हो और आप Y2 करके भी लिख सकते हो। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बात एक ही है। ठीक है, अगर वो मुझसे ये कहता ना वन मॉलिक्यूल, तो फिर मैं Y2 करके लिखता इस तरह। उसने टू एटम बोला इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है बेटे, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 का तो मैंने बता दिया ना, व्हाई नॉट बी क्यों नहीं है। बेटा एल्यूमिनियम हैज अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटा, लेयर्स ऑफ कैटाइंस होती हैं, वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। इलेक्ट्रॉन थोड़ी स्लाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। चेक करना, नोट्स में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मलाइका क्वेश्चन 14 राइट आंसर इज ए। तो पहले मैंने सही किया बता। अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ बेटा, मैं एक मिनट। क्वेश्चन 14 के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, उसको एंड में देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने ठीक किया, इसका मतलब पहले मैंने 1 और 3 ही कहा था। इसको मैं देखता हूँ, एंड में देखते हैं इसको। आगे चलते हैं। मैंने ठीक करके उसको, आई डोंट नो व्हाई आई हैव चेंज्ड दैट, बट देख लेते हैं, टेंशन नहीं। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। भैया solid ammonium chloride is heated. The gaseous ammonia and ammonium chloride are formed. This is reaction 1. Ammonia gas is mixed with hydrogen chloride gas. Solid ammonium chloride is formed. This is reaction 2. Which statement is correct? Which statement is correct? Both reaction 1 and reaction 2 are exothermic. अरे नहीं भाई, जरा देखिएगा। When solid ammonium chloride is heated, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग है, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है ना। और इसमें क्या है, ये दोनों मिक्स होके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉन्ड मेकिंग है, तो ये एक्सोथर्मिक होगा, बिकॉज बॉन्ड मेकिंग। सही। सो ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। रिएक्शन 2 इज रिवर्सिबल, या रिएक्शन 2 इज रिवर्सिबल हो सकता है। द इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1 इज दिस। भाई अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला गलत है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग फॉर्मूला है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। आगे चलें। The three substances involved in each reaction all have a simple molecular structure. ओ भाई 3 substances नहीं नहीं नहीं, 3 substances देखिएगा जरा, 3 substances involved in each reaction all have a simple molecular structure. ये wrong है, इसलिए क्योंकि अमोनियम क्लोराइड has ionic bonding. तो भाई मॉलिक्यूलर तो नहीं है, अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग है, तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी 18। इन अ क्लोज्ड फ्लास्क गैस Q and R reach a dynamic equilibrium. डेल्टा H पॉजिटिव, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, वो कह रहा है कि चेंज विल मूव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। इक्विलिब्रियम टू द राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस वक्त जाएंगे जब आप कैटलिस्ट, बेटा कैटलिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द चेंज इन इक्विलिब्रियम। सही है, कैटलिस्ट ओनली increases the rate of reaction.
इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन और टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जबकि वो राइट हैंड साइड कह रहा था, ये भी रॉन्ग। इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो फेवर्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ लेस मोल। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। सही है। Which reaction is redox reaction? अब जरा देखिएगा, मैग्नीशियम 0 है, यहाँ 2 प्लस है, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ 0 है, तो ये रिडॉक्स हो गया। तो ए इज द राइट आंसर, 19A। सही है। इन तीनों में नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये याद रखना। सर आपने कैसे जज किया? एक किसी एक बी सी डी में अगर नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने कैसे जज किया जरा बता दीजिए। देखो, मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, क्लोरीन -1, यहाँ भी क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, यहाँ भी हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ भी ऑक्सीजन -2। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल थ्री, इसलिए ये तीनों के तीनों रॉन्ग होंगे। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 3 separate mixtures of a solution and a solid are made as shown in the table. The mixtures are warm. In which mixtures does gas form? देखो, मैंने आपको बताया था कि when any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given off. ये अमोनियम सॉल्ट एसिड से रिएक्शन नहीं करता, ये गलत हो गया। when any metal react with any acid, always hydrogen gas is formed. तो बेटा देखें, इसको इस तरह से लिखें, this will produce ammonia gas and this will produce hydrogen gas, और इस केस में नो रिएक्शन। तो बेटा इसके लिए क्रॉस, इन दोनों के लिए चेक, तो ब्रावो इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस की ब्रावो इज द राइट आंसर। ठीक है। #21, the carbonate, chloride and a sulfate of a metal are all soluble in water. What is the metal? तो भाई देखिएगा जरा, देखिएगा एक मिनट, देखिए, कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ अ मेटल आर ऑल सॉल्युबल। तो अगर आपको याद हो, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम salts of carbonate, chloride and sulfate are soluble. ये मैंने आपको solubility चार्ट दिया है नोट्स में, उसमें लिखा हुआ है ना। तो अब बताइए आंसर कौन सा होगा इसमें से? बेरियम गलत, कैल्शियम गलत, सिल्वर गलत, पोटेशियम इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सही है भाई।
वो कह रहे हैं which fertilizer contain the highest percentage by mass of nitrogen, highest percentage by mass of nitrogen। बेटा उन्होंने MR सबके दे दिए आपको, तो अब जरा जल्दी जल्दी निकालते हैं। ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा 35%। इसके लिए हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 28%। इसके लिए हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 100, ये हो जाएगा 21%। और ये हो जाएगा बेटा 14 डिवाइडेड बाय 101 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 13.86%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन किसमें है? ए में है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। सर जी, सर ये 28 क्यों आया है? क्योंकि 2 नाइट्रोजन थे, तो 2 नाइट्रोजन का मास 28 है। सर यहाँ 42 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन कितने थे? 3, तो 14 टाइम्स 3 कितना होगा? 42 होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो 2 नाइट्रोजन का मास 28 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसका मास 14 है। ठीक है, आगे चलो। Which set of condition is used to in the contact process? Contact process के अंदर अगर आपको याद हो, वेनेडियम 5 को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, V2O5X एज अ कैटलिस्ट। तो इसका मतलब कंपटीशन जो है वो ए में और डी में है, क्योंकि इन दोनों में V2O5 है। लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो आपका 450 होता है, प्रेशर जो है वो आपका 180 m होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। इसलिए डी इज द राइट आंसर। यानी आपको रिएक्शन कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। टेम्परेचर मैं आपको याद करवा देता हूँ, मैंने क्या लिखवाया है नोट्स में। मैंने 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस की रेंज लिखवाई है। क्या प्रेशर मैं बता देता हूँ मैंने क्या लिखवाया है। ये नोट्स रिपीट कर रहा हूँ मैं सारे के सारे। 1 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस लिखा है। ओहो 1.5 एटमॉस्फेयर लिखवाया है बेटा मैंने, चेक कीजिएगा नोट्स। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा सा क्विक काम करते हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट हो। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है। जरा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, TE का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ आगे चलें। Which two letters represents element that can react together to form covalent compound? भैया कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए मैंने आपको बताया है ओनली नॉन मेटल्स combine together to give covalent compounds. तो on the basis of that Y और Z यानी ग्रुप 6 और ग्रुप 7 मिलकर कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो YZ कहाँ लिखा है? D में लिखा है, तो D इज द राइट आंसर। सही है। 25, the group 1 metal lithium, sodium and potassium show trends in their melting points and in their reaction with water. Which statement is correct going down the group from lithium to potassium? भाई down the group क्या रहा है? ठीक है, their melting point decreases and the reaction with water becomes less vigorous. नहीं भाई, reaction with water becomes more vigorous, more vigorous होता है, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। आगे चलो। their melting point decreases, that's right, and the reaction with water becomes more vigorous, that's also right. The right answer is B. melting point कम होता है लेकिन reaction with water becomes more vigorous, that's right. ठीक है, तो right answer is B. ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि reaction with water less vigorous कह रहा है। D क्यों रॉन्ग है?
इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है जबकि डिक्रीज होता है। सही है, इसलिए रॉन्ग है। उसके बाद 26, फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल which properties would you expect the elements vanadium, chromium and cobalt have? अबे भाई वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गई है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने नोट्स में लिखाई है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 27। देखो the diagram shows the structure of an alloy, ठीक है, ये alloy है, which statement about alloy is correct? alloy can only form by mixing copper or iron with other metal। नहीं भाई, कोई से भी मेटल का मिक्सचर बन सकता है alloy के लिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर है हाई कार्बन स्टील alloy are soft and easily shaped। नहीं भाई, हार्ड हो जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। in an alloy there is attraction between positive ion and sea of electron। बिल्कुल सही बात है, C is the right answer। इसलिए क्योंकि alloy are the mixture of metals and metals have positive ion and a sea of electron। ठीक है, alloy का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज alloy का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता बेटा। which pair of reagents will undergo a displacement reaction? displacement reaction में क्या होता है? एक more reactive एक less reactive को displace करता है। more reactive metal will displace the less reactive one। from its salt। ये लिखवाया मैंने नोट्स में, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट, तो आप चेक करो कहां पर लिखी हुई है। ये लेस रिएक्टिव है, ये गलत, ये भी लेस रिएक्टिव है, तो ये भी गलत। अब ये मोर रिएक्टिव है और ये भी मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू, अच्छा अच्छा, ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कैल्शियम, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो आप इन तीनों के लिए लिख दीजिए लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए डी इज द राइट आंसर। यहां लिख दीजिए कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम बेटा, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखेंगे तो। ठीक है, 29, the reactivity series for some metals with two gaps labeled X and Y is shown। Please send cats, monkeys and का मतलब एल्यूमिनियम, zebras in का मतलब आयरन, large, huge, cages, make sure, padlock। ये लिखवाया था ना मैंने आप, तो एल्यूमिनियम और आयरन है, तो मेटल एक्स क्या है? एल्यूमिनियम। मेटल वाई क्या है? आयरन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और आयरन, तो बेटा जो कंपटीशन है ना वो बिटवीन ए और बी है। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसको, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस से, लेकिन आयरन को इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैं दोनों मेटल्स को रिडक्शन विद कार्बन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। ये बात नोट्स में लिखी हुई है, फैक्ट है ये। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद वो कह रहा है कि iron can be extracted from ore hematite। What is the maximum mass of iron that could be produced from 500 किलोग्राम of hematite? तो भाई सबसे पहले तो इक्वेशन बनेगी इसकी, और इक्वेशन ये है, ये हेमाटाइट लिखा मैंने, आयरन बनेगा उस वक्त जब आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस कराएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और आयरन में।
Fe2O3 का MR कितना है बेटा 160, Fe का MR कितना हो जाएगा 112। वो कह रहा है अगर ये 500 है तो बताओ ये कितना होगा। तो 500 को मल्टीप्लाई कर लो 112 से, डिवाइड कर दो 160 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 350। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है। 31, aluminum is used to make saucepan because of its apparent lack of reactivity. Which property of aluminum explains its reactivity? एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर होती है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। तो ए इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद है pollutant gases are released by the bacterial decay of vegetable matter। यार ये है bacterial decay of vegetable matter। The bacterial decay of vegetable matter is the main source of which gas? Methane gas. B is the right answer. Main source of which gas? Methane gas is the main source of bacterial decay of vegetable matter। चेक कीजिएगा, एयर एंड पोल्यूशन में लिखवाया है मैंने आपको। ठीक है। 33, several different treatments are used to purify the water supplies। ठीक है। Which impurities can be removed by which treatment? फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सॉलिड रिमूव करते हैं, तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन सी और डी के अंदर है। कार्बन के थ्रू हम ओडर और उसका जो टेस्ट है ना उसको रिमूव करते हैं, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब सी तो गलत हो गया, कॉम्पिटिशन सी और डी के दरमियान था ना। तो कार्बन का जो यूज है वो तो टेस्ट और ओडर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। और याद रखिएगा कि क्लोरीनेशन जो है ना वो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हार्मफुल माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। हेंस बी इज द राइट आंसर। 34, which statement about the homologous series of alkane is correct? मैंने homologous series पढ़ाई आपको। तो alkanes are unsaturated hydrocarbon, wrong, क्योंकि ये तो saturated होते हैं, ये wrong हो गया। उसके बाद alkanes all have general formula CnH2n, ये भी wrong, क्योंकि alkane का general formula CnH2n+2 होता है। आगे चलते हैं। The boiling point decreases as the number of carbon atom per molecule increases, wrong, boiling point increase होता है। check my notes। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भाई जब ए गलत बी गलत सी, तो करेक्ट आंसर इज डी। और आप चेक कीजिएगा, मैंने ये लिखवाया हुआ है स्टेटमेंट आपको कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखवाई है मैंने आपको। 35, which compound has the empirical formula with the greatest relative formula mass? तो भैया सबसे पहले जो है ना सबके मासेस निकाल लें। इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका हाफ करोगे तो CH3 आएगा, और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है 15। इसका हाफ करोगे तो C2H5 आ जाएगा, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा 29। C5H10, इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो इसका CH2 आ जाएगा 14 है, और इसको बेटा किससे डिवाइड करोगे आप 6 से, तो CH आ जाएगा, दैट इज 13। तो वो कह रहा है ग्रेटेस्ट रिलेटिव फॉर्मूला ऑफ मास एम्पिरिकल फॉर्मूला का किसका है, तो किसका है भाई? बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा मास ये आया आपके पास। ठीक है। अल्लाह अकबर। 36, which statement about vegetable oil and the margarine made from it is correct? आपको पता है वेजिटेबल ऑयल जो है वो लिक्विड होता है, बट मार्जरीन जो है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसलिए रॉन्ग हो गया। बोथ अकर्स नेचुरली, नहीं भाई, मार्जरीन तो मैं बनाता हूँ, नेचुरली नहीं होता, तो गलत हो गया। मार्जरीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन बनता है, मार्जरीन सैचुरेटेड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो सी इज द राइट आंसर।
37. When ethene reacts with steam to form ethanol, which type of reaction takes place? भैया, ethene reacts with steam. याद रखिएगा, ये हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ए. सही है. अलर्ट रहना. An ester is formed from a carboxylic acid and an alcohol. How does the number of carbon, hydrogen, and oxygen atom in an ester differ from the total number of these atoms in the carboxylic acid and alcohol from which the ester is formed? यार मेरी बात गौर से सुनिएगा. जब एस्टर की फॉर्मेशन होती है तो वाटर रिमूव होता है. ड्यूरिंग द एस्टर फॉर्मेशन water has been lost. और वाटर का रिमूवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना वो कम हो जाएंगे. becomes fewer. तो कार्बन एटम तो एज इट इज रहेगा, है ना, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम कम हो जाएंगे वाटर के निकलने की वजह से. तो राइट आंसर इज सी. (39) Polylactic acid is a polymer used to make biodegradable cups. The partial structure of polylactic acid is shown. ये एस्टर लिंकेज है, तो एडिशन पॉलीमर हो गया. Which statement apply the polylactic acid? It is made by addition polymerization. Wrong. Condensation polymer है क्योंकि एस्टर लिंकेज है. ये ना, ये लिंकेज that indicates कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट, इट इज मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, बिल्कुल ठीक है. इट इज अ पॉलिएस्टर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्टर लिंकेज है तो इसका मतलब ये पॉलिएस्टर होगा. ठीक. और पॉलिएस्टर बनता किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से. एन अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर. ये सारे नोट्स हैं जो मैं बार बार लिख के दे रहा हूं आपको हर एमसीक्यू में, ताकि नोट्स भी रिवाइज हो आपके. तो अब जरा देखिए, इट इज मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन. रॉन्ग. इट इज मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. राइट. इट इज अ पॉलिएस्टर. राइट. द मोनोमर यूज्ड टू मेक इट इज इथीन. नहीं भाई, जो मोनोमर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है, तो ये भी गलत हो गया. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का 2 और 3 हो जाएगा. तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास सी. लास्ट क्वेश्चन. Two large molecules P and Q both contain the same linkage. P occurs naturally but Q does not. पहली बात सेम लिंकेज मैंने आपको बताया था दो में होता है, नायलॉन एंड प्रोटीन हैव सेम लिंकेज, है ना. अगर आपको याद हो कौन सा सेम लिंकेज होता है? CONH. ये था दोनों के अंदर सेम लिंकेज. अगर नोट्स याद हो, नोट्स रिपीट कर रहा हूं मैं. नायलॉन जो है वो मैन मेड है, सिंथेटिक पॉलीमर है. प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है. ठीक है. तो नायलॉन एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ओके, एक मिनट. वो कह रहा है पी अकर्स नेचुरली, तो पी जो है वो आपका प्रोटीन हो गया, और क्यू जो है वो आपका अच्छा, एक और चीज बेटा. एक तो ये है और दूसरा ये है, फैट्स एंड टेरिलीन हैव सेम लिंकेज. ये भी तो बताया मैंने आपको.
और दोनों में लिंकेज कौन सा होता है, ये वाला, है ना। तो फैट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर। टेरिलीन क्या है, सिंथेटिक। तो फैट जो है वो नेचुरली अक्रिंग और टेरिलीन जो है वो सिंथेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नोट्स याद होने चाहिए बेटा प्रॉपर। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं बेटा, मैंने पहले सही किया था मेरे ख्याल से क्वेश्चन 14 को। दोबारा से देख लें, इट विल टेक ओनली 1 मिनट। एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। ये रॉन्ग है बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सही है, 1 और 3 होगा बेटा आंसर, सही किया था मैंने। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल होता है। राइज होकर फिर फॉल होता है। तो सही है बेटा, पहले सही किया था मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी ऑन क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको चीजें याद होंगी, याद आ रही होंगी।